Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone एंड क्यों कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आई एम ब्लेस्ड विद और वो पर्सनल रीज़न था कि आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। सो नाउ आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट दिस चैनल। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे +1 क्लास के कोर्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा जितने भी पीजीटी फिजिक्स एक्सपायरेंट है उनके लिए भी, और जो +1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि बेसिक्स हमें क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों रहेगा। सो बहुत बेसिक से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप लोगों की बुक होती है, जो आपकी बुक है 11th क्लास में, वो कौन सी बुक है? मैकेनिक्स की बुक आप लोगों को लगी है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? एक फिज़िक्स की ब्रांच है। ठीक है, फिज़िक्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे साइंस के पार्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे ही फिज़िक्स की भी आगे ब्रांचेस हैं। हम स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स की बात करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक फ़िज़िक्स की बात करते हैं, जिसमें हम हीट वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। हम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करते हैं, हम जिसके अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सी ब्रांचेस है फिज़िक्स की, जिसमें से एक है मैकेनिक्स, जो आपके सिलेबस में 11th क्लास में है। अब जो आपको 11th क्लास में मैकेनिक्स लगी है, वो जो मैकेनिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी इसको बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो, मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं। मैकेनिक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आपके +1 के सिलेबस में है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फर्दर हायर क्लासेस में आती है, +1 में वो नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग से करेंगे। ठीक है, तो जो क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स +1 के सिलेबस में है आपकी इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये पूरी न्यूटन के लॉज पे बेस्ड है। ठीक है, न्यूटन ने जो भी लॉज दिए थे उसी पे बेस्ड पूरी ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। और क्लासिकल को क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले येवली मैकेनिक्स आई थी। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी क्लासिकल मैकेनिक्स से। उसके बाद जाके क्या हुआ था? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आई थी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो हम +1 क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं, कंपेयर जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछोगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है कि किस स्पीड से, मतलब लाइट की क्या स्पीड है, जो लाइट वेव्स हैं उनकी क्या स्पीड है, और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी, देखो 3 × 10⁸ 10⁸ में जा रहा है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। पर जो हम 11th क्लास में क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या है, हम हर उस जो हमारी डेली लाइफ में जो हम व्हीकल्स देख रहे हैं, कार जा रही है, बस जा रही है, ठीक है, जो वो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हम उनकी मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो उनकी स्पीड तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, गाड़ी चलाते हो किस स्पीड से चलाते हो? 40 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा तो नहीं होती ना। तो ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स का मीनिंग है वो क्या है? मोशन। मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है? मोशन। तो इस मैकेनिक्स की जो आपकी बुक है, इसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है अब इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद आपकी आती है काइनामेटिक्स। ठीक है,
मैकेनिक्स में एक आएगा आपके पास काइनामेटिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक आपके पास आएगा काइनामेटिक्स, जो आपकी यूनिट सेकंड होगी, और एक आपकी यूनिट थर्ड होगी जो आएगी डायनामिक्स, ठीक है। काइनामेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम लोग गाइस डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं देखते कि मोशन किस वजह से हो रही है, ठीक है। मोशन होने का वजह क्या है उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते, जस्ट ये देखते हैं कि मोशन हो रही है तो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, कितना डिस्टेंस वो मूव कर रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ऑल दीज टर्म्स जो मोशन के पैरामीटर्स हैं वो हम इस काइनामेटिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड है। इसके अंदर ही आपके 2-3 चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल वगैरह। उसके बाद जो यूनिट थर्ड है दैट इज़ डायनामिक्स। अब डायनामिक्स भी है तो पढ़ तो हम मैकेनिक्स ही रहे हैं, तो डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स में भी हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि मोशन किस वजह से हो रही है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला तो उस पर कोई फोर्स लगा होगा तभी वो अपनी पोजीशन उसने चेंज की है, ठीक है। कितना फोर्स लगा, किस हिसाब से लगा, ठीक है। वेरिएबल फोर्स था, फिक्स्ड फोर्स था, तो वहाँ फोर्स की बात आ जाती है, तो वो आ जाती है आपकी यूनिट थर्ड डायनेमिक्स। उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो अगली यूनिट एक रोटेशन वाली आ जाएगी, ठीक है। रोटेशनल मोशन, उसके ये ट्रांसलेटरी मोशन है, इसके बाद में आप रोटेटरी मोशन पढ़ोगे। पहले एक पार्टिकल ऐसे सीधा जा रहा है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो रोटेटरी मोशन है। तो पहले आप ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ोगे सेकंड और थर्ड यूनिट में, काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स में। उसके बाद आप रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जो आपकी आ जाएगी नेक्स्ट यूनिट। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें ग्रेविटेशन के बारे में। अब ग्रेविटेशन में भी मोशन है, ठीक है, लेकिन किसकी मोशन है, प्लैनेट्स की मोशन है। तो मैकेनिक्स के अंदर ही मोशन हम स्टडी कर रहे हैं तो प्लैनेट्स की मोशन भी स्टडी करेंगे। उसके बाद आपकी अगली यूनिट काइनेटिक थ्योरी आती है, उसमें हम गैसेस की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ले दे के जो ये उसके बाद लास्ट आपका जो आता है SHM, ऑसिलेशन, वेव वगैरह हम स्टडी करते हैं। उसमें भी हम पार्टिकल की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। पार्टिकल जो है वो SHM भी करता है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी एक टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है। और अगर कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। लेकिन यहाँ जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कम्प्लीटली रेस्ट पे है, ठीक है। वो किसी के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है। जैसे सपोज हम यहाँ इस प्लेनेट अर्थ पे हैं, ठीक है, तो हम जो हमारे साथ जो दूसरे पर्सन रह रहे हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू तो हम रेस्ट पे हैं, अर्थ पे रेस्ट पे है। लेकिन अगर हमें हमारे प्लेनेट के बाहर का कोई इंसान देखेगा, कोई बाहर दूसरे प्लेनेट से कोई देखेगा, तो उसको कैसा लगेगा, हमारा प्लेनेट रोटेट कर रहा है, ठीक है, हमारा प्लेनेट रोटेशन कर रहा है सन के अराउंड। उसी रीज़न की वजह से हम भी रोटेट कर रहे हैं सन के अराउंड, तो उसको तो हम मोशन में लगेंगे, ठीक है। तो हम रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन आर लोकेशन, एंड हम मोशन में हैं विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज़ ऑन अनदर प्लेनेट। सिमिलरली हम हम देखते हैं कि सपोज हम ट्रेन में हैं, ठीक है। अब ट्रेन में हैं और ट्रेन में हमारे आसपास वाले हमें बैठे हुए लगते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास जो है वो पर्सन रेस्ट पे हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन अगर कोई ट्रेन के बाहर पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, उसको वो पर्सन में मूविंग लगेंगे, ठीक है। तो वो उसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव टर्म है। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली रेस्ट पे है, दैट इज़ एट रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी चीज़ की वजह, किसी से रिलेट करके हम उसको बताते हैं। तो ये जो है रेस्ट और मोशन, ये क्या है, रिलेटिव टर्म है,
ठीक है, रिलेटिव टर्म है, किसी से रिलेट करके हम बताते हैं उसको, ठीक है। हम रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, हम मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स मोशन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स डायमेंशन। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ जो मैकेनिक्स है हम उसमें बात कर रहे हैं कार की, ऑटो की, बस की, जो डेली लाइफ में हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं। अब आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखोगे वो डिस्टेंस दिन भर में कितना ट्रैवल कर रहे हैं, उस हिसाब से जो उनका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो उनके साइज़ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। सपोज़ कार का सपोज़ आपकी जो व्हीकल है उसका साइज़ 9 मीटर का है, ठीक है, और जो डिस्टेंस वो दिन भर में ट्रैवल कर रहा है वो 1000 मीटर है। तो उस व्हीकल का साइज़ तो उसके डिस्टेंस ट्रैवल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पॉइंट ले लिया उस ऑब्जेक्ट को ही हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये जितने भी डेली हम देख रहे हैं व्हीकल्स, वो सब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ही लेंगे हम इस मैकेनिक्स में। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन के साइज, एरोप्लेन जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेरेबल टू साइज ऑफ एरोप्लेन, सो इट कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि उसका साइज बड़ा है तो पॉइंट मास नहीं ले सकते, इट कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज एन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ मोशन। अब रेस्ट और मोशन के बारे में पता चल गया, दोनों रिलेटिव टर्म है। अब मोशन कितने टाइप्स की होगी, देखो, ये 3 एक्सिस हम लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है, इस वाली एक्सिस पे चल रहा है, सिर्फ एक एक्स वाला कोऑर्डिनेट चाहिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए मोशन को, तो इसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन, कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी मोशन को, उसकी पोजीशन को बताने के लिए। या इसको आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे, सपोज ये एक डाइस है, ठीक है, जो लूडो खेलते हैं ना डाइस, उसमें अगर ये पार्टिकल सिर्फ इसके अलोंग चल रहा है, ये लाइन के अलोंग, या ये कह लो इस लाइन के अलोंग चल रहा है, तो आप क्या करोगे, स्केल से इस इतना डिस्टेंस मेज़र कर लोगे और कहोगे कि वो इतना डिस्टेंस मूव करा है। तो सिर्फ ये एक चीज़ बता के आप उसके मोशन के बारे में बता दोगे। तो इसको बोलते हैं हम वन डायमेंशन मोशन, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता है पोजीशन को, ठीक है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जो है वो पोजीशन को बताता है। अब अगर पार्टिकल यहाँ ना चल के यहाँ ना चल के यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, या ऐसे कहो, ठीक है, ये पेपर है एक, अब पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो अब इस पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना है, फिर ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना है। तो ये एक्स एक्सिस होगी एक, ये वाई एक्सिस होगी, आपको दो कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो वो होगी टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन ऐसे ही अगर स्पेस में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और स्पेस में मूव कर रहा है, तो थ्री डायमेंशंस उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये जेड एक्सिस होगी, ठीक है, तीन एक्सिस होती हैं। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो आप ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालोगे, सिर्फ इस एक डिस्टेंस से आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल कहाँ है। पर अगर वो पार्टिकल यहाँ है तो आपको ये वाई डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होगा, तो आपको दो डिस्टेंस चाहिएंगे, तो दो कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन है। और अगर
ऐसे स्पेस में मैं ले लूँ, डाइस के बीच में कहीं पार्टिकल पड़ा है, तो ये अब आपको उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तीनों एक्सिस से डिस्टेंस चाहिएगा। ठीक है, तो उसको मैं बोलूँगी थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो वो होती है थ्री डायमेंशनल मोशन। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखो, फ्लाइंग बर्ड का, फ्लाइंग काइट का, ये सब स्पेस में है। ठीक है, तो अब बर्ड एक आकाश में उड़ रहा है, तो उसकी हम ज़मीन से हाइट भी लेंगे कितनी है। ठीक है, तो वो थ्री डायमेंशन में है। अब एक जो एक्स, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हम कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब तीन डायमेंशन उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट देखो जो इसमें है, जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, एक तो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया है, वो होता है डिस्टेंस। और देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं साथ लेके चलती हूँ, कुछ नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जितना ट्रैवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो, एक कोई पार्टिकल यहाँ पे ए पोजीशन पे है, वो बी पे गया, फिर वापस से, पहले ए से बी जा रहा है, फिर वापस बी से ए आ रहा है। ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ए से, और आके एंड भी कहाँ पे हुआ है, ए पे। तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से गया था वहीं पे आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी अगर 10 मीटर है, तो वापस भी आया वो 10 मीटर, तो 10 + 10 20 मीटर जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है कि उसने एक्चुअली में कितना पाथ ट्रैवल किया, उसकी लेंथ जो है वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू। अभी मैं आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, उससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी इसकी और चीज़ें देखो। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखो क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है वो ज़ीरो नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस एक। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो है वो डायरेक्शन है, और वो क्या है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये अभी मैं इसके बाद एक आपको कराती हूँ एग्जाम्पल, उसके थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। ठीक है, मीटर में इसको लिखते हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट को भी लिखते हैं हम मीटर में। और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l t0। ठीक है, मास 0, टाइम 0, लेंथ l। तो ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताती हूँ पहले। यहाँ देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ठीक है, ये जो पार्क है इसका रेडियस कितना है, 1 किलोमीटर है। ओपी क्या है, 1 किलोमीटर है। तो वो क्या कर रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, फिर पी पे जा रहा है, फिर क्यू पे जा रहा है, फिर वापस ओ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, उसकी इनिशियल पोजीशन भी ओ थी, उसकी फाइनल पोजीशन भी ओ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं है। डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 किलोमीटर यहाँ चला ओ से पी तक, फिर ये पी से क्यू तक चला। अब पी से क्यू तक कितना डिस्टेंस आएगा, देखो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और ये क्या है, फोर्थ पार्ट है सर्कल का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो πr/2। तो πr/2 हो जाएगा, प्लस वो क्यू ओ भी चला, यानी कि 1 और चला, तो ये इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यही उसने देखो पूछा था, इफ़ द साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर रीचेज द एच पी, then cycle along the circumference and returns to center along OQ क्यू। इफ़ द राउंड ट्रिप टेक 10 मिनट। अब ये पूरे राउंड लेने में उसको 10 मिनट अगर लग रहे हैं,
तो नेट डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि ज़ीरो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ए और डी में से कोई एक होगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि एवरेज स्पीड बतानी है। पहला तो डिस्प्लेसमेंट बताना था जिसका आंसर ज़ीरो है। नेक्स्ट एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम करेंगे आगे डिस्कस। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, अभी निकाला हमने, ठीक है, ये वाला बाय टोटल टाइम कर देंगे जो 10 मिनट हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। क्या आएगी, डिस्टेंस, ये 2 हो गया प्लस पाई आर बाय 2 डिवाइड बाय 10 मिनट है तो 10 उसको सेकंड में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो डी आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये समझाने के लिए था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ा स्केलर और वेक्टर का बताऊंगी। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए से बी पॉइंट पे पार्टिकल को अगर मूव करना है तो उसके पास दो पाथ हो सकते हैं, दो क्या कई सारे हो सकते हैं। वो ऐसे भी मूव कर सकता है और डायरेक्ट ऐसे भी मूव कर सकता है। अब दोनों पाथ में देखो आप, ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली सेकंड पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट है ए से बी में, ये ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए बी जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे अगर मान लो पोजी ये बी पॉइंट पे था पहले पार्टिकल, फिर ए पे आया है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए। अगर वो ए पे था फिर बी पे आया तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो क्या है कि टोटल कितना पाथ ट्रेवर्स किया है बॉडी ने, इसलिए वो क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को क्लियर होगा। इसकी यूनिट और डायमेंशंस भी मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। स्पीड क्या होता है, देखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया है, कितने टाइम में ट्रैवल किया है, उससे हम बताते हैं कि स्पीड क्या है। अब स्पीड की यूनिट क्या बनेगी, नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, देखो, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। दोनों स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो जो स्पीड है वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, देखो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हम लेते हैं लेंथ एल में, टाइम को लेते हैं सेकेंड में, तो टी माइनस वन, तो और एम कहीं आया नहीं तो एम ज़ीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। ये बनेगी स्पीड की डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब देखो स्पीड की बात हम करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात कब करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कहेंगे कि जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। जैसे वो पहले 5 मिनट में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 5 मिनट में भी वो 5 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, फिर वो 5 मिनट में 5 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, तो एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, 1 घंटे में हमने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 1 घंटे में फिर हम 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर अगले घंटे में फिर 40 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, हम 40 किलोमीटर से ही ट्रैवल कर रहे हैं,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी कर रहा है, चीज़ें वेरी कर रही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। वेरिएबल स्पीड यानी कि स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड फिक्स नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले 5 मिनट में उसने 10 मीटर चला, अगले 5 मिनट में वो 15 चल रहा है, फिर अगले 5 मिनट में वो फिर 5 मीटर चल रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइम इंटरवल तो फिक्स है 5-5 मिनट, लेकिन उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो चेंज हो रहा है, तो वो क्या है? वेरिएबल स्पीड। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। अब देखो, ये 5 मिनट, या मैं कहूँ सेकंड में ले लेती हूँ मैं। ये 5 सेकंड, ये अगले 5 सेकंड, ये अगले 5 सेकंड, ये अगले 5 सेकंड। पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले 5 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में वो 15 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और नॉर्मली हम देखें रियल लाइफ में तो ऐसा होता है। सपोज मान लो हम अभी पहले 5 मिनट में हमने 10 मीटर चल लिया, फिर क्या हुआ? ट्रैफिक आ गया, भीड़ होगी, हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। हमने क्या किया? कम डिस्टेंस ट्रैवल किया अगले 5 सेकंड में, फिर थोड़ी हमें खाली जगह मिल गई, हम और तेज़ भगा रहे हैं, हमने 15 मीटर ट्रैवल कर लिया 5 सेकंड में। तो जो रियल लाइफ में हम देखते हैं वो हमारी स्पीड जो होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक है। या डिस्टेंस हम कहीं वेरी कर रहा है, हमने अभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले टाइम पे हम कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इस टाइम पे हम ये नहीं बता सकते कि स्पीड क्या है। अब 5 सेकंड पे स्पीड अलग होगी, अगले 5 सेकंड पे अलग होगी। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है। तो एवरेज स्पीड बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में, ए से बी पॉइंट तक ट्रैवल करने में एवरेज स्पीड हमारी इतनी रही। एवरेज स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 10+5+15+2। ठीक है। इतना टोटल डिस्टेंस आ गया, ये डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 5+5+5, ये 4 बार। ठीक है। यानी कि 20। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये क्या होगा? एवरेज स्पीड होगी हमारे पास। ठीक है। तो एक होता है कांस्टेंट स्पीड, एक होता है वेरिएबल स्पीड। हम रियल लाइफ में वेरिएबल स्पीड से मूव करते हैं, तो हम अलग अलग पॉइंट पे स्पीड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम एक एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमने इतना स्पीड से हम ट्रैवल किया। ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा मुझे उतना टाइम लग नहीं पा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। फास्ट फास्ट देखो, फास्ट मैं अभी फास्ट करा के 10 टॉपिक भी कवर करा दूँ, लेकिन वो फास्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि स्पीड थोड़ी स्लो हो तो ही सही है, आप लोगों को सही से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप इतनी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। कल के लेक्चर में हम आगे, मैंने ये पीपीटी तो बना रखी थी अभी आगे कराने के लिए, लेकिन टाइम इतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं आगे कल डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो थैंक यू।